हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक करा था वो था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी के रिलेटेड। आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारा रहने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आसपास। इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां से क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हमें इक्वेशन बता रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बॉडी। देखो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि बॉडी की एबिलिटी टू रेजिस्ट अ चेंज, यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर बॉडी कहाँ है, मोशन में है, तो उसको मोशन में ही वो रहेगी। ठीक है। अब जो हमारा इनर्शिया होता है ये किसके कारण आता है? ये मास के कारण आता है। जितनी बॉडी, जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का, ठीक है, उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का और एक ऑब्जेक्ट है 100 kg का। ओके, आपने कुछ फोर्स लगाया किसको, इस 2 kg के ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। मान लो कि ये 10 न्यूटन का फोर्स, ये मैं खाली सपोज कर रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक्चुअल फोर्स नहीं बता रहा। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उससे इसने क्या करा, यहां से लेकर यहां तक मूव कर गया, इस पॉइंट तक, पॉइंट बी तक। अब ये सेम 10 न्यूटन का फोर्स अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे लगाओगे, क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं, ये बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। तो यानी कि हमारा इनर्शिया जो है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। ओके, आई होप आपको फर्स्ट स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि ए बॉडी विद जीरो वेलोसिटी हैज नो इनर्शिया। वेलोसिटी का कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर जीरो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की तो भी तो इनर्शिया है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, इसका कुछ मास है 2 kg मान लो, और ये कहाँ है? रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इसकी जीरो है। तो क्या इसके पास इनर्शिया नहीं है? इसके पास इनर्शिया है। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट टू क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। जहां जहां पे टू है वो ऑप्शन कैंसिल कर दो। अब बचा या तो ऑप्शन वन आंसर होगा या तो ऑप्शन टू। देखो कह रहा है इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं बताता हूँ क्यों। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखो स्टेटमेंट थ्री हमारा करेक्ट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनर्शिया जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से है, जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही प्रॉपर्टी है, बाहर के फोर्स से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर देखो बाहर का फोर्स इतना ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट होता तो मान लो कि इस 1 kg के ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन का फोर्स जो था वो मूव करा पा रहा था, तो यही 10 न्यूटन का फोर्स 100 kg के ऑब्जेक्ट को क्यों मूव नहीं करवा रहा? ठीक है, यानी कि इनर्शिया जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो उसका नेचर है ऑब्जेक्ट का, वो उसके मास की वजह से आ रहा है, वो अपने मास की वजह से रेस्ट में रहना चाह रहा है। या मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? मोशन में है। ये 100 kg का क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपने क्या करा, आप यहां से इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो रोकने के लिए, तो ये नहीं रुक पाएगा, यानी कि ये फोर्स इस पे कोई इफेक्ट नहीं कर पाई। पर इसकी जगह अगर क्या 1 kg का ऑब्जेक्ट होता तो शायद ये 10 न्यूटन का फोर्स उसको रोक पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया जो है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा, और जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। इसमें फोर्स का कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट थ्री भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो कॉमन मैन की भाषा में मैं बोलूं तो कोई जिद्दी है अगर, ठीक है, स्टबर्न है कोई,
तो वो उतना ही स्टबर्न रहेगा, आप चाहे उसको जितने मनाने की कोशिश करो वो तब भी स्टबर्न रहेगा, और अगर नहीं मनाने की कोशिश कर रहे हो आप, वो तब भी स्टबर्न रहेगा। ऐसे समझ लो कुछ। तो वैसा ही है इनर्शिया का कुछ, कि मास पे डिपेंड करेगा, फोर्स से कुछ नहीं है। कभी वो फोर्स से अपनी स्टेट चेंज करवा लेगा, और अगर वही फोर्स कम रह गया तो स्टेट चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक, आइए आप देखो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। जब बस हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो जो उसमें पर्सन बैठा हुआ है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ऑप्शन ए है, द पर्सन फीट मूव बैकवर्ड, बंदे के पांव पीछे जा रहे हैं। सेकंड कह रहा है कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। थर्ड कह रहा है बस पुशेस द पर्सन बैकवर्ड। एंड फोर कह रहा है मोमेंटम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस सडनली। इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी तक आपने कर लिया होगा, आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। देखो कैसे, ये आपकी बस का क्या है, फ्लोर है बस का। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ये हो आप, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये बस क्या कर रही है, ये बस क्या कर रही है, ये बस कर रही है मूव, है ना। तो आपके पाँव किसके कांटेक्ट में है? पाँव कांटेक्ट है इसके फ्लोर के साथ, यानी कि आपके पाँव कहाँ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। इस डायरेक्शन में बस जा रही है, पाँव इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट आपकी बॉडी क्या है, अपर बॉडी आपकी बस के कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि ये मोशन में नहीं है, ये तो रेस्ट में ही है। और जब क्या हो रहा है, जब बस आगे की ओर जैसे ही चली, ये बॉडी रेस्ट में थी, आपके पांव बस से जुड़े हुए थे, पांव तो आगे चले गए बस के साथ, लेकिन बॉडी कहाँ रहना चाहती थी, रेस्ट में रहना चाहती थी। उसकी वजह से उसको क्या लगा, धक्का लगा, और ये क्या कारण था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, which one of the following quantities remain conserved in an isolated system? Isolated system में कौन से quantities जो हैं इनमें से, ऑप्शन में से, जो कंजर्व रहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम वो हो गया एक ऐसा सिस्टम जो बाहर के इन्वायरमेंट से आइसोलेटेड है, यानी कि बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस का उस पे क्या नहीं हो रहा है, इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इंटरनल फोर्सेस पे। ठीक, उसी को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो फोर्स क्या हमारा जो है ये कंजर्व रहता है, नहीं, एक्सेलरेशन भी नहीं, आंसर हो जाएगा मोमेंटम। जो हमारा मोमेंटम होता है ये आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है। कंजर्व क्यों रहता है, क्योंकि मोमेंटम जो है ये खाली इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है एक आइसोलेटेड सिस्टम में, इसलिए कंजर्व रहेगा। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे लगता है कि हमें एक बारी लॉ ऑफ मोशन जो है वो देख लेने चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स का कॉन्सेप्ट। फोर्स क्या कहता है, फोर्स कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, उसी को हम फोर्स कहते हैं। ठीक, इफेक्ट क्या, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसको ऐसे लेना कि हाँ रिवीजन के लिए जितना बताया। ओके, फिर कह रहा है इफेक्ट क्या होते हैं, या तो आप मान लो, या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को या तो आप खींच रहे हो, या तो इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप धक्का मार रहे हो, यानी कि पुश कर रहे हो। वही पुश या पुल, उसी को हम क्या कह देंगे, फोर्स कह देंगे। अब इफेक्ट क्या होता है फोर्स का, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो,
कह रहा है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है, जो कोशिश करती है या तो वो किसी की रेस्ट, अगर कोई रेस्ट में है तो उस स्टेट को चेंज कर सके, कोई मोशन में है तो उस स्टेट को चेंज कर सके, या किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सके या साइज को। ठीक, जैसे देखो, आप एक बॉल बड़ा था उसको किक कर रहे हो तो उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज कर रहे हो। इवन किसी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सके, जैसे आपने बैट से बॉल को मारा, आप इधर खड़े थे बैट पकड़ के, सामने से बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन में, आपने बैट मारा और इसकी डायरेक्शन इधर चेंज कर दी तो फोर्स लगा। चेंज कर सकते हो आप किसी की शेप, जैसे एक आपके पास क्या है, स्प्रिंग है, उसको आपने क्या कर दिया, कंप्रेस करा दो, उसकी शेप चेंज हो गई। फिर आप क्या कर सकते हो, किसी को मोशन से रेस्ट में ला सकते हो, जैसे ये बॉल ऐसे आ रही थी, आपने इसको क्या हाथ से रोक लिया तो मोशन से क्या हो गया, मोशन से रेस्ट पे आ गया। ठीक है, और आप स्पीड भी चेंज कर सकते हो। ठीक, ये काम करता है फोर्स, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है, या तो शेप चेंज करेगी, साइज चेंज करेगी, ठीक है, मोशन में होगा तो रेस्ट पे ले आएगी। ये सब आपने याद रखना है। फिर दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, एक होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, मान लो कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और इधर से मैंने 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, लेफ्ट से मैंने राइट की तरफ 10 न्यूटन लगाई और राइट से मैंने, ठीक है, लेफ्ट की ओर मैंने कितनी लगा दी, राइट से मैंने लेफ्ट की ओर लगा दी 10 न्यूटन, तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि दोनों फोर्सेस ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया एक दूसरे को, तो उनको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ए नाम का ऑब्जेक्ट, इस पे मैंने यहाँ से लगाई 10 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, लेफ्ट से इस डायरेक्शन में, और फिर मैंने इस पे लगा दी अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन की फोर्स, ठीक, कहां से, राइट से लेफ्ट की ओर लगा दी। ओके, तो क्या होगा कि यहाँ से 10 न्यूटन था, यहाँ से 20 न्यूटन है, तो नेट फोर्स इस पे क्या लगेगी, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पे, और इसको किस डायरेक्शन में मूव करा देगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करा देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। अब ये नोट्स आप एक बारी खुद से पढ़ लेना। अब देखते हैं लॉज ऑफ मोशन क्या कह रहे हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और ये क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। आई होप मैं जो कह रहा हूं आपको समझ आ रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, फिर है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। जो नेट फोर्स है, हम किसी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन से, और जो इस ये अब क्या होगा, ये अब चलने लगेगा, ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगी, वो एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, वो एक्सेलरेशन क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी में चेंज की वजह से टाइम के साथ इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स पे वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, समझ आया आपको? अगर नहीं भी आया तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, हमारे काम की यही है। चलिए, थर्ड लॉ क्या कह रहा है, थर्ड लॉ तो सबका फेवरेट कह रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि आपके दोस्त को आपने खींच के चांटा मार दिया और उसने भी आपको रिएक्शन में खींच के लगा दिया मुंह पे, उसी को कहेंगे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक,
तो ये थे लॉज ऑफ मोशन। अब चलते हैं वापस क्वेश्चंस पे, बट उससे पहले एक चीज आपने और याद रखनी है, वो क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है, मोमेंटम, एक सेकेंड रुकिए, हाँ देखो, मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है मोशन की, ठीक, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसके रिलेटेड एक क्वांटिटी है, जो किस पे डिपेंड कर रही है? जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। यानी कि मोमेंटम हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पे। और ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट आपको पेपर में आ सकता है, याद रखना है इसका। और किस किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो फॉर्मूला से ही पता चल रहा है कि किस पे, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि P इज इक्वल टू mv, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट है kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि मास का हो गया kg और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। आई होप समझ आया आपको। फिर इसके बाद एक और क्वांटिटी जो आपने थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, जो है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। यहाँ पे एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अब कह रहा है कि इम्पल्स क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स का और टाइम फॉर विच इट एक्ट। यानी कि मैंने क्या करा, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए इस पे कुछ फोर्स लगाई, ठीक है, क्या लगाई? फोर्स लगाई। अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि बताओ, टाइम t इज इक्वल टू, जब 1 सेकंड था तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा था? उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही थी, उस फोर्स को हम क्या कह देंगे? इंपल्स कह देंगे। वो किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। तो आपने प्रोडक्ट करके बता दिया कि हाँ इंपल्स ये था। मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट पे 1 सेकंड पर, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर एक फोर्स लगा था, तो इंपल्स क्या होगा? तो आपने फौरन क्या करा? आपने देखा कि हाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगा था, 1 सेकंड के लिए लगा था, तो इम्पल्स हमारा क्या हो जाएगा? इम्पल्स हमारा हो जाएगा 10 ही। समझ गए? और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट इसका होता है kg मीटर पर सेकंड। और मोमेंटम का क्या था? वो भी यही था, सेम सेम हो गया। सेकंड, आपने एक चीज और याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। ये सब आप फिलहाल छोड़ो, आपने सिर्फ ये याद रखनी है लाइन, इम्पल्स ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन मोमेंटम। यानी कि इम्पल्स जितना चेंज इन मोमेंटम होगा उसी पे डिपेंड करेगी। इम्पल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन मोमेंटम। जितना चेंज इन मोमेंटम होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी हमारी इम्पल्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। और जो मैंने आपको बात बताई थी कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सटर्नल फोर्स, जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सारे के सारे नोट्स शेयर कर दूंगा आपके साथ, पर आज के वीडियो में आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या आप नोट्स चाहते हैं या नहीं। हाँ, तो हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्या एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं? करते हैं, जी हाँ। देखो कैसे, ये है, ठीक है, ये है ए ऑब्जेक्ट, ये है बी ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि बी ने इस पे फोर्स लगाई, ठीक है, इसको कह दिया हमने एक्शन। अब क्या होगा? ए फोर्स लगाएगा बी पे, तो इसको कह देंगे रिएक्शन। तो दो बॉडी इन्वॉल्व हुई ना, यहाँ अलग अलग बॉडी पे हुआ ना, जिस बॉडी पे एक्शन हुआ उस पे रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन का असर दूसरी बॉडी पे हुआ। आई होप आपको क्लियर हुई मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कैन कैंसिल आउट ईच अदर। नहीं, जरूरी नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। फिर कह रहा है देखो, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होती थी? इक्वल और अपोजिट होती थी, डायरेक्शन वगैरह, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को।
ठीक। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, द वेलोसिटी एक्वायर्ड आफ्टर 4 सेकंड इज, हमें क्या पूछा है, हमें निकालनी है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, टाइम हमें दिया हुआ है 4 सेकंड, मास हमारे पास कितना है 5 kg, ठीक, और फोर्स हमारे पास कितनी है 20 न्यूटन। देखो इसमें सेकंड लॉ यूज हो रहा है और साथ ही साथ जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज हो रहा है, पर ये मैंने क्वेश्चन लगा दिया था इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन। देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमें निकालनी है और हमें क्या दिया गया है, हमें टाइम दिया गया है, मास दिया गया है और फोर्स दिया गया है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहां से मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो a इज इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्स हमारी कितनी है 20 न्यूटन और मास कितना दिया है 5, वेट अ सेकंड, 5 केजी, 5 केजी और ये कितना है न्यूटन, यहां से कितना हो जाएगा 4, तो हमारी एक्सेलरेशन विच एम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगी 4 मीटर सेकंड स्क्वायर, यही यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। तो यहां से हमारी क्या आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन एक्सेलरेशन, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, तो v हमें निकालना है, u हमें क्या बोला है, बॉडी कहाँ है, u हमें नहीं पता है, ठीक है, u हमें पता है कि रेस्ट पे है बॉडी, तो u हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, ठीक है, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम हमें कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 सेकंड, तो v हमारा कितना हो जाएगा, v हो जाएगा हमारा 16 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ आया, अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बारी अच्छे से लिख के बता देता हूँ, जिनको समझ आ गया है वो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। देखो कह रहा है, देखो हमें दिया क्या क्या है, हमें दी है फोर्स 20 न्यूटन की, उसके बाद क्या दिया है, मास दिया हुआ है हमें कितना 5 केजी का, फिर उसके बाद हमें दी हुई है टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 4 सेकंड, ये तीन चीजें हमें गिवन है। और हमें बोला है कि बॉडी क्या है हमारी रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u क्या है 0 और हमें v निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन का पता होना जरूरी है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 20 न्यूटन अपॉन 5 केजी, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारी किसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, v हमें निकालना है, u हमारा 0 है, प्लस ए हमने अभी निकाला कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना है 4 सेकंड, यहां से सेकंड और ये कैंसिल, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, यही होगा हमारा सही उत्तर। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इम्पल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, तो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
एक रॉकेट है, रॉकेट मूव्स अपवर्ड बिकॉज, देखो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ का कहीं ना कहीं कुछ रोल है, तो वही लगाओ। एटमॉस्फेरिक एयर पुशेस इट अपवर्ड, जी नहीं। क्या हवा उसको ऊपर ऊपर पुश कर रही है? नहीं। एग्जॉस्ट गैसेस एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर है द रॉकेट पुशेस गैसेस डाउनवर्ड्स, हाँ, एंड गैसेस पुशेस रॉकेट अपवर्ड, यही हमारा करेक्ट होगा। न्यूटन्स कौन सा लॉ? थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है? डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कारपेट बाय बीटिंग देम। ओके, सिचुएशन बेस्ड है कि हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है, हमें चूज करना है कौन सा क्या है इसमें। जब आप क्या कर रहे हो, कारपेट को एक बीट कर रहे हो स्टिक से, तो क्या हो रहा है, उससे डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जा रहे हैं। फिर कह रहा है फ्रूट फॉल फ्रॉम ट्री व्हेन ब्रांचेस आर शेकन, जब पेड़ की शाखें आप हिला रहे हो तो फ्रूट नीचे गिर जा रहे हैं। पैसेंजर्स जर्क फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, जब मूविंग बस स्टॉप हो जाती है सडनली तो लोगों को क्या लगता है, धक्का लगता है आगे की तरफ। कौन सा फिनोमेना है? अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कौन सा है, ये है इनर्शिया। इनर्शिया के कारण ऐसा होता है। देखो जब आपने स्टिक से बीट करा कारपेट को, तो कारपेट ने क्या करा, मूव करा, लेकिन उसके पार्टिकल कहाँ रहना चाहते थे, रेस्ट में रहना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिकल नीचे गिरे। वैसे ही ट्री के साथ ब्रांचेस क्या कर रही हैं, मूव, बट फ्रूट जो है वो रेस्ट में रहना चाह रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, वो टूट जा रहे हैं। और पैसेंजर में भी बॉडी मोशन में थी, अचानक से रेस्ट पे आई, झटका लगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास m moving with a velocity v collides elastically with another identical body at rest. After collision the first body will, पहली बॉडी के साथ क्या होगा? कोलिजन हुआ है इलास्टिक, यानी कि इफेक्ट जो है उसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सारा, ठीक। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है असर्शन रीजन का, ये कह रहा है कि सीट बेल्ट रिड्यूस इंजरीज ड्यूरिंग एक्सीडेंट, सीट बेल्ट इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच मोमेंटम चेंजेस। देखो दोनों ही ये क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर।